सर मैं कमिंग आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून। आपने अपना ग्रेजुएशन किया है 2018 में जी सर। और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया आपने आयुर्वेद में। जी सर। अभी आप बता सकते हैं कि वर्तमान में जब अंग्रेजी दवाएं बहुत कारगर साबित नहीं हो रही हैं और काफी महंगी भी, जी सर। तो आयुर्वेद की तरफ, आयुर्वेद उससे भी महंगी होगी। कहा तो यह जाता है कि भाई आयुर्वेद भारत की घरेलू दवा है और इसमें समस्याओं का है ना जड़वत समाधान है, लेकिन ये इतनी महंगी कि आम आदमी इसको इसकी पहुंच से ही हिचकिचाता है। क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में? सर जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं सर दो टाइप की होती है। एक सर प्लांट बेस्ड होती हैं जो औषधियाँ हैं पादपों की, और कुछ दवाइयाँ होती हैं जो सर मेटल्स से बनती, जैसे गोल्ड, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इनको प्यूरिफाई करके बनाई जाती हैं। तो सर जो प्लांट बेस्ड औषधियाँ हैं, चूर्ण है, वटी है, टैबलेट, वो तो मतलब सर सस्ती है। लेकिन जो ये मेटल बेस्ड जो दवाइयाँ हैं जैसे गोल्ड की प्रिपरेशन है वो थोड़ी महंगी है सर। देखिएगा, जैसे कि आप साधारण लीजिए ना, आयुर्वेद में अगर कोई दवा बनती है ना करेले के बीज से, जामुन के बीज से, तो जामुन को भी देखिएगा तो वो आपको 70-80 रुपए केजी मिल जाता है। जी सर। ये इसका 250 ग्राम अगर लीजिएगा तो 80 रुपए लग जाता है, लगभग 300 रुपए केजी। मैंने सूखा हुआ जामुन 300 रुपए केजी, जी सर। करेले का बीज उतना ही महंगा है। ऐसा नहीं कि केवल गोल्ड और सिल्वर से बनने वाली दवाएं, जो है ना सामान्य जो घरेलू है ना चीजें हैं या जड़ी बूटियों से संबंधित चीजें हैं, वो भी काफी महंगी है। क्योंकि सर ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो जैसे कि ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे उगती हैं, तो जो जनरली पेशेंट आयुर्वेद के पहले जो वैद्य थे या पेशेंट थे, तो जो अपने आसपास की जो लोकल दवाइयाँ होती थी, जड़ी बूटियाँ जो उगती थी वहाँ पे अवेलेबल थी, उनकी प्रिपरेशन देते थे पेशेंट्स को। हम्म। तो अब ऐसा क्या हो गया कि मैंने इसकी जो है उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी कम है, ऐसा क्यों? हाँ सर, अभी जैसे कि जैसे जैसे समय बढ़ा है तो ये जो आयुर्वेदिक दवाइयों की अवेलेबिलिटी भी कम हुई है, और जो इनकी आइडेंटिफिकेशन का जो है सर वो भी थोड़ा जैसे पहले के लोग जानते थे दवाइयों को, वो खुद मतलब कि यूज कर सकते थे घरेलू नहीं, अब तो नुस्खों के सोशल रूप में। मीडिया में और आसान हो गया। जैसे कुछ जड़ी बूटियां पहले सीमित लोग जानते थे, अब सोशल मीडिया में उसके चित्र हैं, उपयोग के व्यवहार के तरीके बता दिए गए। अब तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में देख कर पहचान लेते कि यही जड़ी बूटी है और इसका इस्तेमाल ऐसे होना चाहिए। लेकिन सर सोशल मीडिया में एक जो इंफॉर्मेशन का है सर, वो मतलब ऐसे सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन नहीं है, और इंफॉर्मेशन का एक वो बम्बार्डमेंट टाइप का है, तो उसमें मतलब सीखने के बजाय लोग कंफ्यूज होते हैं और सही औषधि की जगह गलत भी कई बार ले लेते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा इससे बाहर निकले। अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश जो है एक तरह से सुलग रहा है। जी सर। और बांग्लादेश तो सुलग रहा है, लेकिन भारत का जो सीमावर्ती इलाका, खास करके जो पूर्वोत्तर भारत है ना, उसमें एक नई चुनौती उत्पन्न हुई। किसी कट्टर बांग्लादेशी ने, जो अब नहीं रहा इस दुनिया में, उसने है ना बृहद बांग्लादेश का चित्र बनाया था और उसमें पूर्वोत्तर भारत के भी कई राज्यों को दिखलाया था उसने। आप क्या मानते हैं, चूंकि आप सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हैं, अब आपका सिलेक्शन भी होने वाला है आरएस में, आप क्या समझते हैं कि भाई ये भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होगा, या ये बस एक छोटा सा देश है और अपने स्तर से ये विद्रोह को है ना प्रदर्शित कर रहा है? सर मतलब कि ये जो वहाँ पे उस मतलब इंसान ने जो ये वृहद बांग्लादेश का ऐसा कुछ नक्शा बनाया है, तो वो सर नो डाउट भारत की जो अखंडता है उसके लिए थोड़ा मतलब कंसर्न तो है, क्योंकि वो अब जैसे आज उन्होंने नक्शा बनाया तो वो उसके लिए एफर्ट्स भी करेंगे। तो ये सर भारत को इसके लिए सोचना चाहिए, और जैसे बांग्लादेश निकटवर्ती पड़ोसी है भारत का, तो ये अपनी जो नॉर्थ ईस्ट के लिए एक मतलब सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है, तो इसके लिए निश्चित तौर पे कदम उठाने चाहिए सर। बांग्लादेश केवल अपने आप में नहीं है ना, बांग्लादेश में कई विदेशी शक्तियां भी अब हाँ सर, हाँ सर, अपना जो है उल्लू सीधा करने के लिए आ रही हैं। जी सर। तो हमें तो चिंता उन लोगों से भी। हाँ सर,
जैसे चीन का इन्वॉल्वमेंट भी है अभी सर, जैसे पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे, पाकिस्तान के सैन्य अफसर है वहाँ पे बांग्लादेश गए थे, और वहाँ पे जो कट्टरपंथ है उसको थोड़ा सर बढ़ावा मिल रहा है, तो ये सर। ऐसे में भारत को, है ना, अपनी विदेश नीति को किस स्वरूप में बदलना चाहिए, या क्या जो है सुरक्षात्मक कदम उठाना चाहिए इन समस्याओं को देखते हुए? सर भारत को रिएक्टिव अप्रोच की जगह बजाय प्रोएक्टिव रेस्पॉन्स करना चाहिए। जो चीजें अब हो चुकी है उनको सुधारना चाहिए, प्लस आगे से चीजें ऐसी ना हो उसके लिए भारत को उपाय करने चाहिए। जैसे कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है, स्ट्रेटेजिक रूप से देखें तो भी भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, व्यापारिक भागीदार भी हैं बांग्लादेश भारत के लिए। तो जो चीन का इन्वॉल्वमेंट है तो ये एक खतरा है, तो भारत को उसके लिए पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, बांग्लादेश को अपने साथ संवाद स्थापित करना चाहिए। हालांकि सर अभी जो संबंध तनावपूर्ण है, लेकिन फिर भी संबंध टूटे नहीं है, तो उनके ऊपर काम करना चाहिए सर। वहाँ रहने वाले जो हिंदू हैं वो तो अब एडवाइजरी जारी की गई है कि वो घर से ना निकले, क्योंकि उनके जान पर खतरा है। जी सर। बहुत सारे हिंदू वहाँ रहते हैं। हाँ सर, हाँ सर, वो भारत सरकार ने मतलब कि जो ये भारत के उच्चायोग है सर, वहाँ पे उनके अफसरों के लिए एडवाइजरी जारी करी थी कि वो बाहर नहीं निकले। और बांग्लादेश में अभी सर वो कट्टरपंथ एक जमात नाम की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो हिंदुओं को वहाँ पे मतलब दमन कर रही है, और इस्लामिक कट्टरवाद को वहाँ पे बढ़ावा मिल रहा है सर। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपके राजस्थान राज्य में जो समस्याएं हैं जी सर। उसमें कुछ समस्याएं सामाजिक भी है, सांस्कृतिक भी है, कुछ अपराध से जुड़ी समस्याएं भी हैं, कुछ तस्करी से जुड़ी समस्याएं भी हैं, हाँ सर। है ना? इन चारों पांचों प्रकृति की जो समस्याएं हैं, है ना, उनमें आप सबसे ज्यादा गंभीर किसको मानते हैं? सर जो सामाजिक समस्याएं हैं सर, वो मैं मानता हूँ कि गंभीर है। जैसे कि सर समाज में अभी ये नशे की प्रवृत्ति ज्यादा, नशाखोरी, अवैध नशा वो ज्यादा बढ़ रहा है सर। अच्छा, ये विक्रम जी ये बताइए, अगर आप 5 सेकंड समय ले लें और जी सर। सोच के बताइए कि अभी राजस्थान में जो विभिन्न प्रकृति की समस्याएं, उसमें सबसे गंभीर और चुनौतीपूर्ण समस्या क्या है? सर जो राजस्थान का सामाजिक और औद्योगिक रूप से पिछड़ापन है, वो मेरे हिसाब से सर ज्यादा गंभीर समस्या है सर। अभी हमेशा आप देख रहे होंगे रोज अखबार में अरावली संरक्षण को, है ना, विशेष महत्व दिया जा रहा है। क्या चुनौती है अरावली को? सर जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, उसमें बताया गया था कि जो 100 मीटर से ऊंचाई से कम की जो पहाड़ियां हैं उनको अरावली नहीं माना जाएगा। तो ये सर एक गंभीर समस्या आगे भविष्य में पैदा हो सकती है कि फिर अवैध खनन और उस तरीके की चुनौतियां बढ़ेगी। तो ये राजस्थान की जैव विविधता है, जलवायु है, उन सब के लिए सर खतरा। तो ऐसा जो निर्णय आया, है ना, ऐसा नहीं कि जो लोग निर्णय देने वाले लोग होंगे वो पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, जी सर। है ना, और वो अपना निर्णय देने से पहले कई राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों से वो संपर्क करते होंगे। तो क्या आपको लगता है कि भाई जो न्यायपालिका फैसले दे रही है वो अरावली की वास्तविक समस्या को समझने में अक्षम है, या उन्होंने बड़ी हड़बड़ी में ये फैसला दे दिया है, या फिर वो जो खनन माफिया हैं उनके दबाव में उन्होंने ये सब फैसला दिया है? सर मेरा ये मानना ये है कि जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो एक कमेटी बनी थी, उसमें जैसे पर्यावरण मंत्री, पर्यावरण मंत्रालय के सचिव और भी 12 लोगों की एक कमेटी थी, उसके आधार पर उन्होंने ये निर्णय दिया गया था। तो सर हालांकि ये निर्णय ऐसे जमीनी स्तर पर देखें तो राजस्थान के लोगों की भावनाएं और वो बिल्कुल इंटैक्ट है कि अरावली मतलब खत्म, ये जो डिसीजन दिया गया उस पर एक बार वापस रिव्यू होना चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का। तो सर ये हड़बड़ी में तो लिया गया डिसीजन नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एक बार वापस पुनर्विचार करना चाहिए सर। मैंने आप न्यायपालिका पर उंगली उठाने से हिचकिचा रहे हैं, आप कह भी रहे हैं कि हड़बड़ी में नहीं लिया गया और संतोषजनक भी नहीं है, और राजस्थान के, है ना, लोगों के भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया। तो ऐसे में आप क्या है,
चीजों को ढकने का प्रयास करते हैं, कैसे एक अच्छे अधिकारी बनिएगा? सर, जो लोगों की भावनाएं हैं और जो अरावली का महत्व है सर, वो बिल्कुल है सर। आज भी अरावली का महत्व है, भौगोलिक जलवायु के रूप से देखें, मानसून और ये सब जैव विविधता की, यहाँ पे बहुत सारी जनजातियां हैं, नदियां निकलती हैं, तो अरावली का महत्व तो है ही है सर। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो अवैध एक सस्टेनेबल माइनिंग का कुछ दिया गया है, कि सस्टेनेबल माइनिंग हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने सस्टेनेबल माइनिंग के तौर पर ये डिसीजन दिया गया था सर। वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये सिस्टम जो फैसला है क्या स्वागत योग्य है? मेरा ये मानना है कि इस पे पुनर्विचार होना चाहिए सर। चलिए ठीक सर। राजस्थान में जल जीवन मिशन में भारी घोटाला हुआ, फोटो दिखाकर पेमेंट करवाई गई। जी वो इसकी जांच कौन कर रहा है अभी? जल जीवन मिशन के घोटाले की जांच कौन कर रहा है? सर, पूर्व के जो जलदाय मंत्री थे उनकी जांच सर ईडी के द्वारा की गई थी सर। और एंटी करप्शन ब्यूरो का भी कोई विंग है या उसके द्वारा भी कोई जांच बिठाई गई है? सर सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं है सर इसका। क्या कारण है कि देश में बेनिफिशरीज को लेकर भी बहुत सी स्कीमों में विसंगतियां भी हैं, अनियमितता भी है और भ्रष्टाचार भी है? इसके क्या कारण? सर, जो बेनिफिशियरीज है सर, उनके एक तो सर उपयुक्त पहचान का समस्या है सर। जो लीगली जो होने चाहिए उनकी जगह सर दूसरे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, तो इसमें सर आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। आप ही कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक पहचान जो है वो समस्या वाली पहचान है? नहीं सर, बायोमेट्रिक पहचान तो सही है, लेकिन उसके बावजूद भी सर पहचान के ये जो चीजें हो रही हैं वो जैसे ई मित्र संचालक वगैरह कुछ हेर फेर करके ये जो बेनिफिशियरीज है सर उनका अनुचित इस्तेमाल कर रहे हैं सर। पेपर से डिजिटलीकरण का ये नुकसान तो नहीं है कि हमने हर चीज डिजिटलाइजेशन पर कर ली, इसलिए फोटो दिखाकर पेमेंट हो जाता है, और कैसे भी क्या है बायोमेट्रिक कोई आधार कार्ड से कुछ भी लाभार्थी बना लिए? सर, डिजिटलीकरण का तो ये कोई मतलब कि दुष्परिणाम नहीं है, लेकिन सर इस पे प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और जो ऐसी हेरफेर यहाँ करते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आगे ये चीजें ना हो सर। साइबर फ्रॉड बढ़ने की एक वजह डिजिटलाइजेशन भी माना जा रहा है, तो अब डिजिटलाइजेशन को कैसे कारण नहीं मान सकते? हालांकि सर डिजिटलाइजेशन जैसे मतलब आज हर मतलब व्यक्ति के पास लगभग फोन है, डिजिटल फोन है, स्मार्टफोन है, तो उसकी वजह से साइबर क्राइम का जो सर एक संभावना तो बड़ी है, लेकिन सर मतलब ये डिजिटलीकरण की वो दुष्परिणाम नहीं है। ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उनकी वजह से ये सारी मतलब कि नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है सर। भारत में कहा जा रहा है कि मोबाइल, आधार कार्ड और इसके साथ ही बैंक खाता, इन तीनों ने कहा कि बहुत मिलकर क्रांति पैदा कर दी, लेकिन ये क्रांति तो 3000 करोड़ के घोटाले में पहुंच गई। 3000 करोड़ का फ्रॉड हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट इस पर बार बार कह रहा है कि आप इसको रोक क्यों नहीं पा रहे? जी सर। तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए कि हमारे लिए जो क्रांति है वो वरदान नहीं, वो तो अभिशाप होती जा रही है? ये सर डिजिटल क्रांति का बहुत फायदा हुआ है, लेकिन सर ये जो प्रॉपर मॉनिटरिंग या इसकी वजह से जो ये चीजें मतलब गलत हो रही हैं सर, उन पे सरकार को, प्रशासन को कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए जिससे इन पे लगाम लगे। और जो ये साइबर फ्रॉड के, अगर बाई चांस साइबर फ्रॉड या ऐसे कुछ हो भी जाए तो ये साइबर थाने वगैरह है, वहाँ पे रिपोर्टिंग वगैरह, ये सूचना तंत्र सर स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा कुछ सरकार ने किया नहीं? I4C का नाम आपने सुना है? हाँ सर, सुना है। I4C क्या है सर? ये साइबर क्राइम कंट्रोल से रिलेटेड एक मतलब प्रयास है सर। इसका पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं है। पूरा नाम याद नहीं है। ये केंद्र स्तर पर मंत्रिमंडल के विस्तार की बात की जा रही है। जी सर। तो ये केवल प्रधानमंत्री की अधिकारिता का विषय है
या जो सत्ता पक्ष होता है, जो राजनीतिक दल होता है, उसके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है? सर मंत्रिमंडल का विस्तार जो वर्तमान या कैबिनेट मंत्रिमंडल का फेरबदल है, विस्तार तो नहीं है, फेरबदल। जी सर। हाँ। तो उसमें सर प्रधानमंत्री और जो मतलब उनके विश्वस्त जो मंत्री है या सारे जो लोकसभा बहु मतलब कि जो सत्ता पक्ष के लोकसभा सदस्य हैं, लोकसभा राज्यसभा सदस्य, वो मिलके ये तय करेंगे। और सर मतलब कि प्रधानमंत्री नाम देते हैं मंत्री के लिए और राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को एलोपैथिक के साथ जोड़ने की बात की है। जी अभी सर। दिल्ली में उन्होंने ये बात कही, तो इसमें क्या, कहाँ पर अवरोध है कि ये हम अभी तक जोड़ नहीं पाए, एलोपैथिक और होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा वगैरह? ये जो प्रधानमंत्री जी ने ये इंटीग्रेटेड हेल्थ अप्रोच पे बात करी, इसी आधार पर सर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। वहां पे एलोपैथी जो एलोपैथी हॉस्पिटल भी है, उसके साथ आयुष की जो पैथी है वो भी चल रही है सर। लेकिन ये कुछ मतलब बड़े पैमाने पे नहीं है, जो जैसे जिला अस्पताल वगैरह वहां पे ये सुविधा नहीं है। लेकिन ये सर वन हेल्थ के कॉन्सेप्ट पे ये चीज एलोपैथी और आयुर्वेद को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की तरफ जोड़ा जा रहा है सर। इसके अलावा सर WHO के जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के सेंटर्स हैं, जैसे जामनगर गुजरात, वहां से भी कुछ वो रेगुलर कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं और आयुर्वेद और एलोपैथी, आयुष और एलोपैथी को साथ में जोड़ने की सर प्रयास जारी है सर। अश्वगंधा का नाम लिया प्रधानमंत्री ने, स्पेशली अश्वगंधा, जी सर। इसका मेडिसिनल यूज क्या है? सर अश्वगंधा एक आयुर्वेद में रसायन बोलते हैं उसको, एंटीऑक्सीडेंट टाइप से जो रसायन है सर, इसका साइंटिफिक नाम विथेनिया सोमनिफेरम है। तो ये सर बल बॉडी में जो ताकत बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए और एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी है सर इसकी, अश्वगंधा की। प्राइवेट सेक्टर जॉब कहाँ काम करना है मुझे? सर मैंने जहाँ किए सर, मैं जोधपुर में ही। जोधपुर में जी सर। किस सेक्टर में काम किया? सर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सर। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। जी सर। तो फिर आगे आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया इसको? सर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सर, प्राइवेट में ही एम्प्लॉयड हूँ सर अभी। ये तो गवर्नमेंट जॉब भी निकलती है, सर गवर्नमेंट वहां जॉब, से आप इधर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ क्यों आना चाहते हैं? गवर्नमेंट जॉब की सर अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे थोड़ी बहुत कम है सर, मतलब वैकेंसीज वगैरह रेगुलर नहीं आ रही है। और सर अगर मौका मिला तो सर मैं उधर ट्राई करूंगा। लेकिन सर अभी अच्छा, मान लो BMS की जगह आप MBBS करते तो क्या तब भी आप RS बनते? सर अभी सर वर्तमान में मैं किसी भी प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा नहीं हूँ। तो सर मेरा मानना है कि मैं प्रशासन में आके, जैसे कि इस प्रशासनिक RS SDM, इनकी सर सर्विस का जो दायरा है सर वो बहुत बड़ा मैं है। पूछ रहा हूँ कि अगर आप BMS की जगह पे MBBS करते तो क्या तब भी आप प्रशासन में आना चाहते? जी सर, क्योंकि सर पेशेंट की जो समस्या है वो सिर्फ हेल्थ तक ही नहीं है सर। या आपने ये देखा कि BMS में पेशेंट्स कम आते हैं, तो यहाँ पर OPD जैसा कोई सिस्टम होता नहीं है, शाम को 100-200 मरीज नहीं आते यहाँ पर। जो हॉस्पिटल से इनकम होगी वही होगी, इसलिए आप इस तरफ नहीं आना चाह रहे, उधर नहीं जाना चाह रहे आप, इसलिए आपने एक सेकंड ऑप्शन के तौर पर RS को चुना। नहीं सर, अगर मेरा MBBS में भी सिलेक्शन होता तो सर पेशेंट की, जैसे मैं बता रहा हूँ कि सर वो सिर्फ हेल्थ सेक्टर की ही प्रॉब्लम नहीं है कि सिर्फ वो उसकी बीमारी ठीक करना ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं सर हॉस्पिटल से रिलेटेड। प्रॉपर वैक्सीनेशन की है सर, OPD सिस्टम कोलैप्स मतलब ठीक नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हैं हॉस्पिटल की वो भी ठीक नहीं है। तो MBBS होते हुए भी सर वो भी चीजें मैं करता, तो मैं डेफिनेटली सर ये सर्विस चूज करता सर। रीडिंग इंडियन ग्रीक मैथोलॉजी, जी सर। इंडियन ग्रीक मैथोलॉजी आप पढ़ते हैं, इंडियन मैथोलॉजी में कौन सी बुक्स पढ़ी आपने? सर ऐसे सब बुक्स मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन जो चीजें जैसे कि जानना चाहते हो आप उसके बारे में? मतलब कि इंटरनेट के थ्रू भी काफी टेक्स्ट पढ़ा है सर, कुछ बुक्स भी हैं जैसे कि
प्रॉपर ग्रंथ है ना सर, जैसे रामायण महाभारत, वो लाके मैंने नहीं पढ़े, पुराण वगैरह, लेकिन उनकी कुछ किताबें हैं, जैसे कि देवदत्त पटनायक है एक लेखक, उनकी किताबें जरूर मैंने पढ़ी है सर। ठीक है, तो श्री राम की जो चार भाई थे टोटल, इनकी एक बड़ी बहन और थी, बड़ी बहन का नाम क्या था? सर एक ये मतलब कि मूल रामायण में तो इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन जो ये क्षेत्र विशेष की रामायण है वहां पे एक शांता नाम की बहन का नाम उल्लेख होता है श्री कहाँ राम। चली गई थी वो? सर सॉरी सर, इसका मुझे ध्यान नहीं। पांडव जो कौरव जो थे, कौरव और पांडवों की दोनों की मिला के एक बहन थी, हाँ सर। यानी 105 भाइयों में एक ही बहन थी जो कौरवों की थी एक्चुअली। उसका नाम क्या था? सर उसका नाम दुशाला था। दुशाला था। जी सर। उसकी शादी किसके साथ हुई थी? सर उसकी शादी श्री कृष्ण के बेटे थे उनसे हुई थी सर। नाम था सर उनका शाम्ब। दुर्योधन की बहन की शादी श्री कृष्ण के बेटे के साथ हुई थी? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है सर। जयद्रथ के साथ हुई थी शादी। जी सर। जयद्रथ तभी तो उसमें हाँ, आया था, बहनों ही था सर। बहनों ही था। जी सर, सॉरी सर। जयद्रथ कहाँ का राजा था? वो सर सिंधु नरेश बोल सिंधु नरेश था। देश का। जयद्रथ को किस तरह से मारा गया था? सर जयदत्त को वो उसने प्रतिज्ञा ली थी अर्जुन ने कि मैं शाम तक इसको वध करूंगा, नहीं कर पाया तो मैं अग्नि स्नान अपना वो प्राण दाह कर लूंगा। तो सर वो कृष्ण भगवान ने सूर्य को ढक के उस जयद्रथ को बाहर बुलाया और अर्जुन ने बाण चला के वो उसका सिर उसके पिता की गोद में ही डाल दिया पिता था। की गोद में कौन डाला था उसे? सर वो जयदत्त को वरदान था उसके पिता की तरफ से कि उसको जो भी उसका मतलब सर जमीन पे गिराएगा वो खुद उसका सर में विस्फोट होगा और मर जाएगा। तो विस्फोट किसके हुआ फिर वो उस जयद्रथ के पिताजी की गोद में ही जाके सिर गिरा था। तो वो एकदम तपस्या में थे, हड़बड़ा के उठे तो उनके द्वारा ही जमीन पे गिरा था, तो वो खुद ही उनके ही सर में विस्फोट हो गया था। जब युद्ध शुरू होने वाला था उस समय श्री कृष्ण ने और भीष्म पितामह ने दोनों ने कहा था कि ये धर्म युद्ध है, जी सर। तो जो भी जिस तरफ आना जाना चाहे वो जा सकता है। तो कौरवों में से एक भाई ऐसा था जो पांडवों की तरफ चला गया था। जी सर। तो एक्चुअली भीम ने 99 भाइयों को मारा था, एक बच गया था। वो एक जो बच गया था उसका नाम क्या था? सर मतलब कौरवों की तरफ से युयुत्सु नाम का जो योद्धा था वो पांडवों की तरफ गया था। तो वो सर वो पांडवों का 100 भाइयों में नहीं, वो दासी पुत्र था, मतलब कि नहीं, एक भाई भी था, एक भाई भी था जो उधर गया था। जहां तक मुझे याद है युयुत्सु गया। युद्ध से तो गए थे, हाँ, एक सर। और गया था जो उनका भाई था, सर विकर्ण नाम का एक था, विकर्ण था, लेकिन वो लड़ा तो सर कौरवों की तरफ से था। लेकिन उसको मारा नहीं था। कुछ Sorry। ऐसा मामला हुआ था। जी सर। ठीक है। अच्छा, आप ग्रीक मैथोलॉजी पढ़ते हैं आप? जी सर। ग्रीक मैथोलॉजी में एंड्रोमेडा कौन है जिसके नाम पे एक गैलेक्सी का नाम भी रखा गया था? सर एंड्रोमेडा हरक्यूलिस की मदर है सर, मुझे मतलब तो सर उसका दूध पीते हुए वो हरक्यूलिस ने स्तन काट लिया था, तो दूध है जो आकाश में बिखर गया था, उसके नाम पे वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी बनी सर। मेड्यूसा कौन है उसमें? सो मेड्यूसा एक मतलब जो अथीना एक देवी थी उसके मंदिर की पुजारिन थी। तो उसको पोसाइडन ने उसके साथ गलत कार्य किया था, तो उसको एथीना ने श्राप दे दिया था उसको पुजारिन को कि तेरे सर में बाल है वहां पे सांप के वो हो जाएंगे और जो जिसको भी देखेगी वो पत्थर का हो जाएगा। तो वो मेड्यूसा थी सर, उसका सर पे जितने बाल थे वहां पे सांप के मुख उग गए और वो जिसको देखती थी वो पत्थर का हो जाता था। टोटल 12 गॉडेसेस माने जाते हैं, मेन मेजर। जी सर। कौन कौन से 12 इनके ग्रीक्स के? ग्रीक्स में मतलब इनकी 3 जनरेशन है। जो प्राइमोडियल गॉड्स है उसमें क्रोनस, जुपिटर, यूरेनस वो है सर। फिर उनके 12 टाइटन्स आते हैं सर। टाइटन्स का नाम मुझे याद नहीं है सर। फिर ओलंपियन गॉड्स है, उसमें ज्यूस है, पोसाइडन है, हेडीज है सर। ये 3 मेन देवता है। इनमें जैसे हमारे यहाँ देवेंद्र, उनको इंद्र को बोला जाता है, हाँ सर। तो उस तरह से इनके देवता कौन है? मतलब गॉड ऑफ गॉड्स किसको बोलते हैं? सर वो ज्यूस को माना जाता है सर। और मदर ऑफ गॉड्स किसको बोलते हैं? सर जो इनकी पत्नी है, हेरा। हेरा। ठीक है। ऐसे कौन से देवता हैं ग्रीक में जिनके हाथ में त्रिशूल है? ज्यूस के हाथ में है सर। जूस के हाथ में है, नहीं, हेडीज के हाथ में है सर। हेडिस नहीं। आपने नाम लिया था बीच में, सॉरी सर, ध्यान नहीं। पोसाइडन के हाथ में। हाँ सर, पोसाइडन। विजडम
गॉड ऑफ विजडम कौन है? गॉडेस ऑफ विजडम कौन है? सर एथिना। एथेना। और गॉडेसेस कौन कौन है इधर? सर हेरा है, अब हम्म। एक पर्सिफनी नाम की आती है, पर्सिफनी है, एफ्रोडाइटी है सर। सर, अभी यही याद है सर। एरीज किसके देवता थे? एरीज युद्ध के देवता माना जाता है सर। युद्ध के। अपोलो? अपोलो सर सूर्य है, सूर्य देवता है सर। सूर्य तो वो है, ज्यूज है। सन गॉड तो ज्यूज है। सर मतलब अपोलो के बेटे थे सर हेलियस, तो वो मतलब सूर्य से संबंधित। मैं वापस पढ़ूंगा सर एग्जैक्ट याद। गॉड ऑफ लाइट तो है हाँ सर। अपोलो, लेकिन हाँ सॉरी, हाँ स्काई गॉड है, जूस तो स्काई गॉड है, ये गॉड ऑफ लाइट है, सही बात। ठीक है सर। अभी रिसेंटली एक एक्सीलेंट सेंटर ऑफ आयुर्वेदिक खोला गया है, कहाँ पे? सर भारत में सर। इवन राजस्थान में खोला गया है। सर अजमेर में है सर। श्योर आप? वो रिसर्च सेंटर है सर अजमेर में। एक्सीलेंट सेंटर। सर सॉरी सर, ध्यान नहीं है सर मुझे। ये पंचकर्मा क्या है? सर पंचकर्म बेसिकली 5 जो प्रोसीजर है उनका सर ग्रुप है, मतलब 5 प्रोसीजर होते हैं उसमें सर वमन, विरेचन, नश्य, बस्ती और रक्त मोक्षण, ये 5 कर्म होते हैं और सर। षटकर्म? षटकर्म सर योग से रिलेटेड चीज है, मतलब क्या इनमें सब किसी नाम- तरह का कोई रिलेशन है? मतलब ये दोनों सर मतलब शरीर शुद्धि की चीजें हैं सर। तो वो योग परंपरा में है षटकर्म, और ये आयुर्वेद परंपरा में है सर। है दोनों शरीर शुद्धि के ही कार्य। एक मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, जी सर। उसको आप समझाना है। भारत के अंदर गरीब लोग खाना खाने के लिए पसीना बहाते हैं और अमीर लोग खाना खाने के बाद पसीना बहाते हैं, इसे आप क्या समझते हैं? जी सर, गरीब जो लोग हैं मतलब उनको सर प्रॉपर न्यूट्रिशन या आहार की व्यवस्था नहीं है, तो वो अपने पोषण को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। और सर जो अमीर लोग हैं वो उनको न्यूट्रिशन की कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी खराब हो चुकी है कि उनमें लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स वगैरह, ओबेसिटी और ये सब, तो वो उनसे बचने के लिए एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, इसलिए पसीना बहा रहे हैं सर। इस एनोमली को कैसे ठीक करेंगे? सर इसको ठीक करने के लिए इसको फूड इम्पेरिटी बोलते हैं। जी सर। कैसे खत्म करेंगे इसको? सर इसमें जो पहला तो सर व्यक्तिगत तौर पे देखें तो सर उनमें खुद में सेंस डेवलप करना होगा। जैसे कि अमीरों की बात कर रहा हूँ सर, उसमें जो कितना खाना है, क्या खाना है, लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, जो प्रोसेस्ड फूड है उनको कम करना चाहिए। तो ये तो व्यक्तिगत स्तर पे रहेगा। इसके लिए सरकारी प्रयास भी हैं सर, बहुत सारी चीजें जैसे ईट राइट कैंपेन वगैरह गवर्नमेंट चला रही है। और जो सर गरीब तबका है उनके वहां पे वो पोषण नहीं पहुंच रहा, तो उसके लिए सरकार ये जो फोर्टिफाइड फूड वगैरह इनकी व्यवस्थाएं की गई हैं सर। क्या फोर्टिफाइड फूड है वो गरीबों तक पहुंच पाएंगे? अभी तक अपन है वो एसेंशियल जो फूड है वो भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और आप फोर्टिफाइड फूड की बात कर रहे हैं। सर जो ये खाद्य सुरक्षा मिशन है उसके तहत मतलब कि सरकार ने व्यवस्था, मतलब ऐसा सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जो ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो ये गोल्डन सावर ऐसा सर गेहूं की किस्म वगैरह है वो पहुंचे जाए, मतलब उसका व्यवस्था का एक प्रावधान आया था सर। अच्छा, अभी इमरान खान को है कुछ एक केस के अंदर सजा दी गई है, जी सर। क्या केस है वो और कितनी सजा दी गई है? सर उस केस का नाम जहां तक मुझे याद है तोसा खाना केस है। उसमें वो उन्होंने उपहार लिए थे बाहरी देशों से, उससे संबंधित वो केस है सर। क्या है उसमें केस में? क्या है? उपहार तो कोई भी लेता है, मोदी जी भी लेते हैं, मतलब दूसरे उपहार, प्राइम मिनिस्टर भी लेते हैं। जी सर, उपहार लेने के बाद उनका कुछ युद्ध से संबंधित मुझे सर एग्जैक्ट याद नहीं है सर, केस का नाम ही याद है, तोसा खाना केस है। अच्छा, एपिस्टिन फाइल क्या है? ये सर एक अमेरिका का एक जो यौन अपराधी था एपस्टीन, उसकी मतलब कि उसकी कोई ऐसे रिसोर्ट वगैरह था, वहां पे ये बड़े नेता, हॉलीवुड एक्टर और ये ब्रिटेन के प्रिंस वगैरह वहां पे गए थे, तो उनकी कुछ फोटोज हैं, वो केस है सर। और जॉन एपस्टीन है वो खुद यौन अपराधी के रूप में सजा प्राप्त हो चुका है। ऐसी न्यूज़ पिछले 1.5 साल पहले इंडिया के अंदर भी आई थी। तो एक बड़ी पर्सनैलिटी है उस इसके अंदर इन्वॉल्व थी, और उस केस को बाद में है वायलेट नहीं होने दिया।
जहाँ तक मुझे ये राज कुंद्रा का एक केस आया था सर। ना, तो इस हाई प्रोफाइल केस को यह दबा क्यों दिया जाता है? सर मतलब प्रशासनिक जो जांच है वो तो उसमें भी हुई थी, राज कुंद्रा केस में भी। अब उस जांच में सर जो सबूत वगैरह जो साक्ष्य मिले या नहीं मिले उसका सर उसके आधार पर कार्रवाई हुई होगी, मुझे मान एग्जैक्ट लीजिए आप उस एरिया के अंदर है, एसडीएम है, और आपको पता लगे कि एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व है, और आपको एक महिला है वो आकर के शिकायत करती है कि इस प्रकार से है वो दुर्व्यवहार किया जा रहा है इस जगह या इस होटल में, और आपको यह भी पता है कि वो होटल भी एक बड़े रसूखदार की है, जी सर। तो आप किस प्रकार से एक्शन लेंगे? क्योंकि अगर आपने सीधा एक्शन लिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई करके आपको है साइड में कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, मैटर दब जाएगा। लेकिन आपको इंटेलिजेंटली इस तरह से काम करना है कि आपका नुकसान भी नहीं हो और मैटर है वो भी डिस्क्लोज हो जाए और जो विक्टिम है उसको भी जस्टिस मिले। आप किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे? सर अगर मैं एसडीएम हूँ वहाँ पे और ऐसी कोई घटना वहाँ पे घटित हो रही है तो सर मैं सूचना की वो वेरीफाई करेंगे कि ये चीज़ सही है या नहीं। उसके बाद सर जो पुलिस महकमा पुलिस विभाग है उनसे कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे जो विभागीय कार्रवाई होगी वो मतलब करूँगा सर। हालांकि सर कोऑर्डिनेट अगर आप कोऑर्डिनेट करेंगे तो वो हो सकता है बात लीक भी हो जाए, हाँ सर। पॉसिबिलिटी है। हाँ पॉसिबिलिटी है सर लीक हो जाए, लेकिन सर अल्टीमेटली तो सर जो विक्टिम है जो उनको सर न्याय दिलाना एक प्रशासक का अंतिम कर्तव्य होता है। तो लेकिन आप दिला नहीं पाएंगे, जब लीक हो जाएगी तो बात दबा दी जाएगी, आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और ट्रांसफ़र के बाद में आपके हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा। तो सिचुएशन ये है कि आपका ट्रांसफ़र भी नहीं हो और मैटर भी है वो डिस्क्लोज हो जाए और उसको न्याय भी मिले। सर ऐसे जो यौन अपराध है उसमें सर वो यौन अपराध हो चुका है तो वो तो सर विक्टिम है ही है, उसमें फिर तो उसको न्याय दिलाना ही है सर। बाकी सर उसमें सर जैसे कि ऐसे बातचीत का मुझे थोड़ा स्कोप कम लगता है कि जाके प्रभावशाली आदमियों से बात करे, ये ठीक नहीं रहेगा सर। जो विक्टिम है जिनके साथ ये उत्पीड़न हुआ है तो उनको न्याय दिलाना मैं सर प्रेफर करूंगा। और मान सर लीजिए अपन दूसरी तरफ चलते हैं, अभी रिसेंटली है वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है कि अरावली की डेफिनेशन दे दी गई है। जी सर। कुछ लोग हैं वो इसका विरोध भी कर रहे हैं, और इसी बीच है एक इंडस्ट्री अगर लोकेट होती है वहाँ पे और आप वहाँ के हैं वो परमिशन है वो आपके थ्रू जाएगी, और एक तरफ है कम्युनिटी विरोध कर रही है, दूसरी तरफ है वो इंडस्ट्रियलिस्ट ने पूरी ताकत लगा दी अपनी कि आपको परमिशन देनी ही है क्योंकि ये लीगल है परमिशन देना। लेकिन एक तरफ कम्युनिटी है, आपको पता है कि अगर मैंने परमिशन दे दी तो है किसी तरह का अनरेस्ट है वो उत्पन्न हो सकता है, और आपके पास में फाइल है वो राजगाज के थ्रू आ गई, आपको डिस्पोज भी करनी है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप? सर अगर सर सरकारी सिस्टम के थ्रू सारी चीजें हुई हैं, जैसे राजकाज पोर्टल की तरफ से आई है और सब कुछ वेरीफाई हो रखा है, तो सर और सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है, तो उसमें सर वो विभागीय जो नियम है उसके अकॉर्डिंग फाइल आई है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और सर जो बाहर का प्रेशर है, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं जो वहाँ पे दबाव बना रहे हैं, उसके लिए उन लोगों के जो नेता होंगे उनसे समझाइश करेंगे, उनसे संवाद स्थापित करेंगे, और जो मेरे उच्च अधिकारी रहेंगे उनसे मैं बात करूंगा और लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आपको पता है अनरेस्ट पैदा होगा सीधा, क्योंकि बर्निंग इशू है, और ये जो आपकी परमिशन है वो आग में घी डालने का काम करेगी। जी सर। तो उसके लिए सर पहले तो वो उन जो विरोध कर रहे हैं उन लोगों से बातचीत और प्लस सर उच्च अधिकारियों से संपर्क करके 1 या 2 दिन उस मतलब जो चीज है उसको यथास्थिति भी रख सकते हैं। इसका मतलब आपको लगता है कि ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सही है क्योंकि आप परमिशन दे रहे हैं? सर उस टाइम में सर मैं सरकारी तंत्र का हिस्सा रहूंगा तो जो प्रशासनिक सिस्टम से जो चीज आई है वो मुझे फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा पर्सनली ये सर खुद का मानना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पर क्या एक प्रशासनिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के कोई डिसीजन को वापस कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकता है? सर जहां तक मैं समझता हूँ हाँ कर सकते हैं सर। श्योर है आप? सर बिल्कुल। कोई रूल्स का वायलेशन तो नहीं होगा? रूल्स तो अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सर
उसका वो एक अवमानना होती है सर, कि वो अगर आपने फॉलो नहीं किया तो वो अवमानना मानी जाती है सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन पुनर्विचार के लिए सर एक प्रशासक के तौर पे भी याचिका लगा सकता हूँ। ठीक है सर। ठीक है विक्रम जी, आपका साक्षात्कार यहाँ समाप्त हुआ।